हेलो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल टेस्टिंग या मापन उपकरण की विशेषताएं। तो यह हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको लिखने हो जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, और चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन बने, दोनों को ही करने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बाकी टॉपिक समझने के लिए, स्टैटिस्टिक्स को भी समझने के लिए इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी जिससे आपको लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे लिखा होगा एजुकेशनल टेस्टिंग, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, शैक्षिक परीक्षण। तो जिस तरीके से केमिस्ट्री के लैब में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को एक्सपेरिमेंट करके नया प्रोडक्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं, कोई नई चीज बनाने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से शिक्षा शास्त्र में जो परीक्षण है, तो परीक्षण में की परिभाषा होती है मानकीकृत दशा में प्रतिदर्श के व्यवहार का मूल्यांकन टेस्ट कहलाता है। तो मानकीकृत दशा में मतलब स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, कंडीशन बनाता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है परीक्षण करने के लिए, उस मानकीकृत दशा में प्रतिदर्श अर्थात कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई बालक प्रतिदर्श के व्यवहार का मूल्यांकन, व्यवहार में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसकी बुद्धि की परीक्षण हो रही है, उसकी मेमोरी की हो रही है, उसकी प्रेरणा की हो रही है, उसकी लर्निंग की हो रही है, सीखने की। तो प्रतिदर्श के व्यवहार की कई डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस में से कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रेट का मेजरमेंट जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, परीक्षण। तो किसी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, दो लाइन में समझते हैं। किसी भी बालक की योग्यता को जानने के लिए, ताकि उसे ठीक तरीके से गाइड किया जा सके और वह भविष्य में उसको बताया जा सके, उसकी काउंसलिंग की जा सके कि तुम्हारा यह लाइन सही है, इसमें जाओगे तो तुम सफल होगे। या कोई बच्चा कहीं पे कमजोरी कर रहा है, सीखने में उसको दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो टेस्ट करके ही पता चलता है कि कहां पर कमी है। तो डायग्नोसिस करने के लिए भी टेस्ट का उपयोग होता है कि यह पता करना कि बालक को दिक्कत कहाँ है। जो जीनियस बच्चे हुए, हाई आईक्यू के बच्चे होते हैं, उनके अंदर यह पता करना कि इनके अंदर किस चीज का एप्टीट्यूड है, ताकि उस एप्टीट्यूड से संबंधित चीजों में उसको इन्वॉल्व करके और उस तरीके की चीजों एक्सपेरिमेंट्स में उसको डाल के क्या किया जाता है कि उसको परिष्कृत करने का प्रयास किया जाता है, ताकि भविष्य में सोसाइटी के लिए, देश के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी को विकसित किया जा सके। इसी का उदाहरण ये है कि गणित ओलंपियाड होता है, विज्ञान ओलंपियाड होता है, उसमें देश की या उस समाज की प्रतिभा को पहचानने का प्रयास किया जाता है। तो वह भी एक तरीके की टेस्टिंग होती है। तो ये एक अध्यापक बालकों में, मान लीजिए कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई क्लास है, 100 बच्चे हैं अगर, तो उन 100 बच्चों में क्या होता है कि कुछ बच्चे हाई आईक्यू के होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बहुत ही लो आईक्यू के होते हैं। तो इन बच्चों को पहचानने के लिए, उनको सही दिशा धारा देने के लिए क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। तो एक टेस्ट करने वाला जो परीक्षण है, उसे हम लोग मनोविज्ञान में या शिक्षा शास्त्र में उपकरण कहते हैं। चाहे वो क्वेश्चनायर हो, चाहे रेटिंग स्केल हो, चाहे वो आपका रेटिंग स्केल के साथ साथ कोई मापनी हो, इन्वेंट्री हो, कोई स्केल हो, उन सब को जो टेस्ट करने की जो चीजें होती है जिनका हम उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, कहते हैं उपकरण। तो हम उन उपकरणों में जो ये मेजरमेंट होता है एक तरीके का, अगर हम बुद्धि माप रहे हैं या कुछ भी माप रहे हैं तो एक मेजरमेंट होगा। तो उस मेजरमेंट को, मापन को करने के लिए या टेस्ट को करने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, चाहे क्वेश्चनायर हो गया, प्रश्नावली हो, जो उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, उन उपकरणों में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होंगी ताकि वह उपकरण ठीक तरीके से मेजरमेंट कर सके और जो डेटा प्राप्त हो उस मेजरमेंट से, उसका बृहद लेवल पर उपयोग किया जा सके और उसका उपयोग करके विद्यार्थी को एक दिशा और दशा उसकी निर्धारित की जा सके। तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मापन उपकरण की विशेषताएं। अब मापन उपकरण की विशेषता में पहली विशेषता है पर्पजिवनेस, स्वदेशपूर्णता। इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब कोई भी टूल हम बनाते हैं, कोई भी परीक्षण हम बनाते हैं, तो हमें यह निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि हम परीक्षण बना किस चीज का रहे हैं। अगर हम कहीं पे जाना चाहते हैं, जैसे हमको दिल्ली जाना है, हमें पता होता है कि हमें दिल्ली जाना है, तब उस हिसाब से हम रिजर्वेशन करा के वहां जानते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, दिल्ली जाना। वैसे ही अगर हमें बुद्धि का परीक्षण बनाना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम बुद्धि का परीक्षण बनाने जा रहे हैं। उद्देश्य न होने पे हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। जब हमें पता है कि हमें बुद्धि का परीक्षण बनाना है, तो बुद्धि से संबंधित जो सब ट्रेट्स हैं, उसके उप
दायित्वशील गुण हैं उनको समाहित करके हम क्वेश्चनर बनाएंगे, वैसे आइटम बनाएंगे, उस हिसाब से हम चीजों का खांचा बनाएंगे, उस हिसाब का प्लान बनाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि स्वोद्देश्य पूर्णता होना चाहिए उपकरण को बनाने में। स्वोद्देश्य पूर्णता के बाद दूसरा है व्यापकनेस। व्यापकनेस का क्या मतलब है, जैसे कोई ट्रेड का हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम बुद्धि का मापन कर रहे हैं तो बुद्धि में बहुत सारी चीजों, बुद्धि के कौन कौन से लक्षण हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका अच्छा होगा, कोई भी चीज का हाजिर जवाबी होगा, उसके ही साथ साथ उसकी रचनात्मकता होगी, उसके अंदर नई ढंग से सोचने की स्किल होगी, समस्या को समाधान करने की उसकी योग्यता होगी, निर्णय लेने की उसके अंदर योग्यता होगी। तो यह सब बुद्धि के अंदर छोटे छोटे ट्रेड्स आते हैं। उन ट्रेड्स को अगर व्यक्ति व्यवहार में दिखाता है तो लोग कहते हैं कि यह बुद्धिमान है। उसी प्रकार से जब हम कोई परीक्षण बनाने के लिए चलते हैं तो उसमें व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता का यह मतलब है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड से संबंधित जितने भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं, उन सब को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा आयाम छूट न जाए कि उसको आप उसमें शामिल न करें और उपकरण आपका कमजोर रह जाए। तो इसलिए व्यापकता होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर ट्रेड से संबंधित जितने भी आयाम हैं सबको शामिल करना चाहिए, जितने भी डायमेंशंस हैं। उसके बाद तीसरा है मितव्ययिता। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का उपकरण बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगे, क्योंकि ज्यादा दिक्कत होती है उसके बाद उसको मैनेज करने में। उसके बाद चौथा है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मैंने एक लाइन लिखी है, इस लाइन को आप लोगों को याद कर लेना है। ऐसा प्रशासन जिसे आधार बनाकर आप उसका क्या करते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी निकाल सकें, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें, SVR, स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी निकाल सकें। तो एक्सेप्टेबिलिटी में, एक्सेप्टेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राह्यता। एक्सेप्ट, ज्यादा मास लेवल पर, ज्यादा व्यापक लेवल पर उसका एक्सेप्टेंस हो। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई टेस्ट बनता है, तो उत्तर प्रदेश में बना हुआ टेस्ट मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, हर स्टेट में तब एक्सेप्टेड होगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तब होगी जब उसको इस तरीके से प्रशासित किया होगा, हर स्टेट से सैंपल लिया गया होगा। कोई भी चीज बनाते टाइम हर अगर स्टेट पर थोड़ा थोड़ा वहां से सैंपल लेके अगर उसको क्रियान्वित किया गया, उसको प्रशासित किया गया है, इस तरीके से उसको प्रशासित किया गया है कि उसको यह देखा जाता है कि सैंपल हर जगह से लिया गया है, मतलब साफ है यह हर जगह का प्रतिनिधित्व है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वह हर जगह के लिए एक्सेप्टेबल रहता है, हर जगह के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा प्रशासन करने का किया जाए एक्सेप्टेबिलिटी के लिए उस उपकरण का, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को निकाल सके। यह है कि आगे बढ़ते हैं। पांचवा है प्रतिनिधित्व। जब हम कोई परीक्षण बनाते हैं, तो अभी इसके पहले मैंने क्या बताया ऊपर कि परीक्षण ऐसा प्रशासित किया जाए कि उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा किया जाए ताकि एक्सेप्टेबल हो हर जगह के लिए। तो एक्सेप्टेबल होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव होना होता क्या है? रिप्रेजेंटेटिव होने का क्या मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करने का क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूपी में टेस्ट बन रहा है और भारत के अदर स्टेट के भी सैंपल को वहां से लिया है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पे 4 बोरी चावल रखा है, चारों बोरी का विकल्प अलग अलग है, अलग अलग वैरायटी का चावल है। तो आप क्या जाते हैं, चारों का थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लेते हैं और तब कहीं पे लेके जाते हैं। तो आपको चारों का एक सैंपलिंग है, आप चारों के नेचर के बारे में जानते हैं। उसी तरीके से जब आप बुद्धि परीक्षण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यूपी से आप सैंपल ले रहे हैं और चाहते हैं कि आप पूरे भारत में उसको लागू कर सकें, तो आप हर एक स्टेट से कुछ कुछ सैंपल ले लीजिए। ऐसी स्थिति क्या होगी कि मध्य प्रदेश के भी लोग रहेंगे उसमें तो रिप्रेजेंट करेंगे, उत्तर प्रदेश के रहेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे, छत्तीसगढ़ के रहेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे, मिजोरम के रहेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है ना कि आप वो बुद्धि को मापने के लिए अगर हर जगह के लोग हैं उस टेस्ट में शामिल है तो यह पता चलेगा कि उस जगह के लोगों को भी आपने शामिल किया है, तो वहां उस स्टेट का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इसे कहेंगे प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है। पहला है मानकीकरण। मानकीकृत करने का, स्टैंडर्डाइज करने का क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइज करने का यह मतलब है कि पहले से ही हर नियम कानून के बारे में निश्चित कर लेना चाहिए। प्रशासन और फलांकन का पहले से विकास कर लेना।
किस तरीके से इसे लागू करना है, कितने देर के लिए लागू करना है, किस तरीके से जो प्रश्न है उस क्वेश्चनर में किस हिसाब से उत्तर मिलेंगे, उत्तर मिलने के बाद किस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना है, फिर कैलकुलेशन करने के बाद उसका वर्गीकरण कैसे करना है। मतलब उससे संबंध में जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चनर तो देखा ही होगा, क्वेश्चनर में आप लोग देखते हैं कि इसमें टेबल बनी होती है, कितना नंबर कौन पा रहा है, किस क्वेश्चन में कितने नंबर देना है, उसका कैलकुलेशन करने का कैसे करना है। तो यह सारी चीजें जो है टेस्ट की आप पहले से जो बनी होती हैं तो वह स्टैंडर्डाइज करके बनी होती हैं, उसी को कहते हैं मानकीकरण करना, प्रशासन और फलांकन का पहले से ही विकास कर लेना। उसके बाद दूसरा है वस्तुनिष्ठता। आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि वस्तुनिष्ठता अगर किसी परीक्षण में नहीं है तो उसके अंदर वैलिडिटी, वैधता और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता नहीं होगी। अब समझिए कि वस्तुनिष्ठता है क्या, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी है क्या। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी प्रकार से अंकन करने में या उसको चेक करने में किसी प्रकार से सब्जेक्टिव चीजें उस पर हावी नहीं होनी चाहिए। अर्थात जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसके 4 विकल्प हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कोई किसी क्वेश्चन को सही किया है तो वह दुनिया के किसी कोने पे अगर उसको चेक कराया जाएगा तो वह सही ही माना जाएगा, उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। और अगर वो गलत किया है तो दुनिया के किसी कोने में चेक कराया जाएगा, उसे गलत पे 0 नंबर देना ही पड़ेगा। वह उसमें कोई भी अपनी फीलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अर्थ यह है कि जब क्वेश्चंस को चेक करने में या परीक्षक जो होता है उसको अंकन करने में जब किसी प्रकार से वह अपनी भाषा, अपनी इच्छा, अपनी समझ, अपनी योग्यता का उसमें कोई लागू उसको नहीं कर पाता है तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी का होना। और इसी प्रकार से जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो रिटन में आप लोग लिखते हैं, वहां पे क्या होता है 4 एग्जामिनर अगर चेक करेंगे तो 4 एग्जामिनर अलग अलग तरीके से नंबर दे सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पे 4 लोग चेक करेंगे तो उनकी समझ, उनकी सूझबूझ, उनकी देखने की शैली, उनकी कल्चर, उनका जो बाकी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, वो हावी हो जाती है। इसीलिए 10 नंबर के एक ही क्वेश्चन पर एक व्यक्ति 5 देता है, एक 8 देता है, एक 9 देता है, एक 0 दे देता है। वहां पे सब्जेक्टिविटी है। तो ऑब्जेक्टिव होने का क्या मतलब है, जो भी उपकरण है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव तब कहा जाएगा जब कोई भी उस उपकरण पर अंकन करे, नंबर दे, तो वह एक ही तरह का नंबर दे सके, उसमें उसके भाव विचार की अभिव्यक्ति का उस पर प्रभाव ना पड़ सके। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव का होना। उसके बाद कहते हैं विभेदनशीलता, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव होना। कोई भी मापन उपकरण, यह सारी मापन उपकरण की विशेषताएं हैं हम जितनी बता रहे हैं, उसी में यह रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ही है यह विभेदनशीलता का होना। विभेदनशीलता का क्या मतलब है, कोई भी मापन उपकरण अच्छे बच्चों और बुरे बच्चों, बुरे बच्चे का मतलब है कमजोर बच्चे पढ़ने में, उनमें भेद करने की योग्यता अगर रखता है तभी वह एक अच्छा उपकरण माना जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा है हाई और लो में अंतर कर सके। जैसे किसी भी क्लास में अगर आप कोई टेस्ट या कोई टीचर कोई एग्जाम लेता है और सब बच्चे एक ही तरह का अंक पाते हैं, इसका साफ मतलब है कि उसके टेस्ट लेने में क्वालिटी नहीं है। कुछ क्वेश्चन, इसीलिए मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन वह अध्यापक दे रहा है तो 5 में 2-3 क्वेश्चन कठिन होने चाहिए, 2-3 क्वेश्चन सरल होने चाहिए। उसी तरीके से किसी मापन उपकरण में हर तरीके के प्रश्न होने चाहिए ताकि वह उपकरण जो है विभेदनशीलता का उसमें गुण हो। अगर वह अच्छे बच्चों, होशियार बच्चों और कमजोर बच्चों में अंतर नहीं कर पाएगा तो वह अच्छा उपकरण नहीं माना जाएगा, अच्छा टेस्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आप लोगों ने पढ़ा है, विश्वसनीयता की एक ही परिभाषा है, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर। बार बार किसी सैंपल पर कोई टेस्ट प्रशासित किया जाए और लगभग वही परिणाम प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। मापन उपकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी भी सैंपल पर, जैसे मान लीजिए कोई बुद्धि परीक्षण है, उसको किसी सैंपल पे आज अप्लाई किया गया तो सभी बच्चों का जो एवरेज स्कोर आया वह एवरेज स्कोर नहीं, मान लीजिए सब बच्चों ने लगभग कुछ 10-15 बच्चों ने 50 स्कोर किया, 10-15 बच्चों ने 60 स्कोर किया, कुछ फेल भी हुए, तो लगभग उसी तरीके का स्कोर 15 दिन बाद अगर प्रशासित किया जाता है उसको, तो उसी तरीके का स्कोर अगर प्राप्त होता है, उसके बाद फिर 15 दिन बाद अगर उसको प्रशासित किया जाता है तो लगभग उसी तरीके का। एग्जैक्ट नहीं कि आप अगर एक दिन 14 नंबर पाए हैं तो दूसरे दिन 15 पा गए तो वह गलत हो गया, 2-4 नंबर का इधर उधर चलता है, लेकिन लगभग उसी तरीके का रिपीट बार बार प्रशासित करने पर कंसिस्टेंसी रहे स्कोर में, लगातार वही स्कोर
बनाएं तो क्या माना जाता है कि परीक्षण में विश्वसनीयता है और यह मापन उपकरण की एक अच्छी विशेषता है, यह होनी जरूरी होती है। उसके बाद होता है वैधता। वैधता का क्या मतलब है? जिस भी ट्रेड को, जिस भी मनोवैज्ञानिक गुण को मापने के लिए कोई टेस्ट का विकास किया गया है, अगर उसी का मेजरमेंट वो करता है तो उसे कहते हैं वैधता। जैसे अभी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को उसको बताया था, तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि वैधता क्या है? जिस साइकोलॉजिकल ट्रेट को, जिस भी मनोवैज्ञानिक गुण को मेजर करने के लिए कोई भी परीक्षण या कोई भी उपकरण बना है, वह उसका जिस गहराई से मेजरमेंट करता है उसे उसकी वैधता कहते हैं। और अगर कोई परीक्षण बुद्धि का मेजरमेंट करने के लिए बना है और अगर बुद्धि का ही वह मेजरमेंट करता है और गहराई से मेजरमेंट करता है तो उसे एक वैध परीक्षण या वैलिड परीक्षण माना जाएगा। और बुद्धि के अलावा किसी और ट्रेड का, जैसे स्मृति हो गई, सीखना हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, इन सब का अगर मेजरमेंट हुआ टेस्ट करता है तो वह मापन उपकरण की अच्छी विशेषता नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से एजुकेशनल टेस्टिंग में हमने बता दिया आपको कि टेस्ट करते क्यों हैं। किसी बच्चे को सही दिशा देने के लिए, उसकी क्षमताओं को जानने के लिए, उसकी कमियों को जानने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे किसी को बुखार है, कोई रोग है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसको सही इलाज दिया जा सके। उसी तरीके से शिक्षा शास्त्र में या मनोविज्ञान में क्या किया जाता है कि बच्चे की टेस्टिंग की जाती है, उसकी IQ को जानने के लिए, उसकी समझ को जानने के लिए, उसकी लर्निंग को जानने के लिए इन सब की टेस्टिंग की जाती है, ताकि उसे ठीक तरीके से उसकी कमियों को जान के उसको भरा जा सके। और अगर उसके अंदर बहुत योग्यता है, क्रिएटिव है या रचनात्मक है या जीनियस है, तो उसको सही डायरेक्शन दिया जा सके ताकि देश के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में भविष्य में तैयार हो सके। तो यह है एक टेस्टिंग करने के लिए जो उपकरण होता है, मापन उपकरण होता है, उसकी यह प्रमुख विशेषताएं हैं। इसको अगर इतना आप लोग ठीक तरीके से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग, कोई तरह दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।